देखिए या दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ओके। तो क्या बताएंगे इसमें? बताएंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि आवेश जो होते हैं उनके बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे उन्होंने कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बताया। मतलब ये अगर दो आवेश दोनों प्लस क्यों हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों में क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन लग रहा होगा, राइट। अगर सेम नेचर के हैं तो इन दोनों में रिपल्सन लग रहा होगा। अगर अपोजिट नेचर में आते, जैसे प्लस क्यू होता और ये वाला प्लस क्यू होता और ये वाला माइनस क्यू, ये मान लेते माइनस क्यू होता, तो इसी में क्या लग जाता? अट्रैक्शन लग जाता, मतलब आकर्षण बल लगता। तो इसी बल को निकालने के लिए इन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि इन पर चाहे वो आकर्षण बल हो या रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण बल हो, वो बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, चाहे वो स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, उसके ठीक व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या इन्होंने बताया कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें और सेकेंड दें, और अगर ऐड करें तो क्या बनता है? यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बन जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लगता है। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ क्या के क्या है आपका? के आपका समानुपाती नियतांक है, ओके। तो क्या बताया? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब ये बल जो है, ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसी एक्सिस पे वर्कआउट करता है, ना कि इधर उधर, ओके। तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, इसी एक्सिस पे वर्क करता है, ओके, है ना। आगे देखिए, फिर इन्होंने क्या बताया इसी में, जो आपका F इजकल्स टू क्या आ गया था? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो जो के होता है, के को समानुपाती नियतांक भी बोलते हैं, और के की वैल्यू जो होती है नॉर्मली 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोली जाती है, ओके। के को हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, याद रखिएगा। के को क्या बोलते हैं? के को परावैद्युतांक भी कहा जाता है, ओके। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका मात्रक, अगर के की यूनिट की बात की जाए तो के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ओके। जो इसकी यूनिट होती है के की, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और नॉर्मली के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये रिवाइज रखिएगा, ओके। आगे देखते हैं। अगर आगे देखें, इसी में इन्होंने पूछा क्या? कूलाम का नियम। तो क्या बताएंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, जो अभी जस्ट बताया कि Q1 ये है और Q2 ये है। इन दोनों के बीच अगर कोई बल लग रहा है, R यूनिट डिस्टेंस है, इनके बीच अगर कोई बल लगेगा तो क्या होगा? या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा, या प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक नियतांक लगाएंगे, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। अगर के की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जो कि आपका ये सूत्र बनता है, ओके। आगे देखिए,
आगे क्या बताया गया कि देखिए इसमें क्या बताया, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए करते हैं, इन दोनों को परिभाषित कीजिए या फिर इसका निगमन करो, है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को निगमन करना, ठीक है। तो नॉर्मली सूत्र हम लोग डेराइव कर चुके हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। अब इसी को अगर किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो यही बल क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू बनेगा 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये बन जाएगा। ओके, अगर ये बन जाएगा तो इन दोनों का अगर रेशियो करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशियो अगर कर दें तो क्या बनेगा, समीकरण 2। तो यहाँ से इनके बीच लगने वाला क्या बताया, यदि इन दोनों आवेशों को किसी मीडियम में रखा जाए, कोई मीडियम है उस मीडियम में रखते हैं, तो अगर मीडियम में रख दिया, जैसे ये Q1 है और ये आपका Q2 है, किसी मीडियम में रखें, के परावैद्युतांक है, तो इसके बीच बल जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, या प्रोपोर्शनल, चलिए डेराइव कर देते हैं सही से। तो क्या बनेगा, या प्रोपोर्शनल या एफ इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 अपान Q2 अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरीके से एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण 2 बना, 1 2 को अगर डिवाइड करेंगे एफ अपान एफ वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइड करेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बेटा Q1 Q2 से दोनों उड़ जाएंगे, 4 से 4 उड़ जाएगा, एफ से एफ उड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू एप्सिलॉन, मतलब के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अमान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से एक डेफिनीशन और बनेगी आपकी बेहतरीन सी, देखिए। अर्थात यहाँ पे जो हम वैल्यू डेराइव किए थे वो वैल्यू डेराइव होके आई थी के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू जो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आई, इसी को के एक नियतांक माना जाता है, जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है, मतलब एयर अगर है तो इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, तथा अन्य परावैद्युतांक माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, अन्य सभी के लिए के ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे नॉर्मली निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, नॉर्मली हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं निर्वात की, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ओके, और इसको बोलते हैं क्या, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है। इसका जो विभेद सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, वो होता है m इनवर्स L⁻³ T⁴ A2। ओके, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। आगे देखिए, अभी मैंने डेराइव किया था सूत्र, जो फार्मूला डेराइव किया था वो ड्राइव हुआ था K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो ड्राइव किया था। अच्छा, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट जो ड्राइव किया था, उसमें जो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, किसकी होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ओके, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जबकि एप्सिलॉन जो होती है वो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, तो क्या बताएंगे, के इक्वल्स टू क्या है, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता।
बटे निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, तो यहाँ से क्या बताओगे? K इज टू, अगर कोई पूछ दे, डेफिनीशन पूछ दे परावैद्युत या परावैद्युतांक की डेफिनीशन क्या होती है, तो क्या बताएंगे? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बताओगे? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, क्या? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे देखो, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दे कि निर्वात की विद्युतशीलता प्रूव दैट कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, या ऐसे ही कुछ प्रूव करवाता है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ओके, तो क्या बताएंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं 9.0 इंटू 10⁻9 होता है, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻9। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या करेंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9.0 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 10⁻9 अपान कितना रहेगा? 7। ओके, जब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो बन के आएगी वो आएगी क्या? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जो वैल्यू बनेगी देखिए क्या बनेगी, वो वैल्यू बन के आएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा। नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये नहीं बनेगी, एप्सिलॉन नॉट का बनेगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, आगे देखिए, अगर आगे देखें तो हमसे पूछा जाएगा क्या कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? जब कोई भी दो बल हैं समान प्रकृति के रखे होते हैं, कोई दो बल हो और अगर एक ही प्रकृति के रखे हैं, कैसे रखें? एक ही प्रकृति के, जैसे कि ये है और एक ये है ना, इनके बीच में फोर्सेस है या बल है। अगर बल है तो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं हम बल को। ओके, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, है ना। अगर ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर प्लस माइनस के हैं, अगर माइनस के हैं तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। अगर प्लस माइनस के हैं, प्लस और माइनस के हैं, तो आकर्षण बल लगेगा। तो वही बताया, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लगेगा, अगर एक ही प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्या बताएंगे? विपरीत प्रकार के आवेश में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और ये बता सकते हैं आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? नॉर्मली वैद्युत बल कहा जाता है। समान आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रतिकर्षण बल, मतलब आवेश जो होता है, आवेशों के बीच कोई ना कोई बल कार्य करता है। कोई भी दो आवेश हो उनके बीच में या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण, मतलब या तो वो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच क्या कार्य करेगा? आकर्षण बल। अगर आकर्षित करेंगे तो आकर्षण बल, और यदि दूर जाएंगे या प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो क्या बताएंगे? समान आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रतिकर्षण बल कहा जाता है, और विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहा जाता है। आगे देखिए, कुछ हमारे पास आपके नियतांक हैं, उन्हें जो रिवाइज रखना है आपको, जो इस चैप्टर में यूज होंगे। जैसे प्रकाश की चाल की वेलोसिटी क्या होती है? होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
प्लैंक जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। जो मूल आवेश होता है, मतलब आवेश की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन जो होता है या फोटान का, है ना, प्रोटॉन का आवेश +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻−19। याद रहे, मूल आवेश का प्लस में भी हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻−19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, देखिए अब बात आती है कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। किसे परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। ऐसा आवेश जो परीक्षण में प्रयोग किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा धनात्मक होता है। तो नॉर्मली अगर कोई पूछता है परीक्षण आवेश किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, ऐसा आवेश जो परीक्षण में प्रयोग किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा धनात्मक होता है। ओके, अब बात आती है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण अगर बल देखा जाए इस पॉइंट पे, अगर इसके कारण फोर्स देखें तो फोर्स इधर लग रहा है ना। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो कितना लग रहा है, F। अगर F लग रहा है तो F बल जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r²। समीकरण 1 हो गया। अगर समीकरण 1 हो गया, अब जरा ये भी बता दीजिएगा क्या था डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थे प्रति एकांक बल पर या प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर था F/Q। अगर परीक्षण आवेश लग रहा है तो परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। तो अगर F की वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r² अपान Q0। अब Q0 से Q0 कट जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। ओके, याद रहे इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो यही बताया, माना एक बिंदु आवेश +Q है, बिंदुओं पर रखा है, ये +Q आवेश है, बिंदुओं पर रखा है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु Q0 है। ये कितनी दूरी थी, r दूरी थी, इस पर बिंदु Q0 है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमने बिंदु F पर क्या निकाला, कोई बल निकाला F। जो F बल निकला था वो क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 या Q0 अपान r² निकला था। ओके, फिर बाद में यहाँ से मैंने डेराइव किया। आगे देखिए, जो हमारा ये डेरिवेशन आया तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखा मैंने कि ये बना, है ना। तो सेम बिल्कुल किया गया, यहाँ तक ही आया था हम लोगों का। ये जो डेराइव किया वो क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। यूनिट बताई थी न्यूटन पर कूलम, यही सूत्र है। और इसका डेरिवेशन ये दिया गया, पीछे मैंने लगाया था तो देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। अब आगे अगर बात करें तो इसमें क्या बताया, यदि कोई आवेश या यदि कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के सदिशों के बराबर होती है। मतलब कोई बिंदु हो और उस पर तीव्रताएं पूछी जाएं और कई आवेश हों उस पर अलग अलग, तो क्या होता है, उन पर सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग होता है। जैसे Q1 अपान r² प्लस Q2 अपान r² प्लस Q3 अपान r² प्लस सो ऑन डॉट Qn अपान Rn²। अगर n बल लग रहे हैं तो
ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो यही होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। और डायमेंशन जो थी, इसकी डायमेंशन क्या थी, इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है इसका, m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ओके, आगे देखिए। देखिए आगे क्या पूछा गया, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहता है। तो क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। क्या बताया, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। इनके जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव धनावेश से चलकर और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है, यदि आवेश एकल है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ और अनंत पर ही समाप्त होती हैं। मतलब यदि आवेश एकल है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलेंगी और अनंत पर ही समाप्त हो जाएंगी। और नेक्स्ट बताया, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि जहाँ भी काटेगी वहाँ पर बल की 2 दिशाएं संभव हो जाएंगी, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टॉपिक विद्युत फ्लक्स। क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कोई भी पृष्ठ हो उस पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे, जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वही विद्युत फ्लक्स होता है। ओके, नॉर्मली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है किसी पृष्ठ पर उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी विद्युत क्षेत्र ई के कारण किसी सतह ए के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, यदि इनके बीच थीटा कोण है, इफ एंगल थीटा है, तो क्या करोगे, फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो जाए तो क्या लिख देंगे, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण बनाती हैं तब। ओके, आगे देखिए, आगे बताया गया क्या, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। मतलब फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ओके, अदिश गुणन के बराबर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। मतलब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन याद रखना, न्यूटन की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2 और मीटर स्क्वायर की L2। कूलाम चार्ज है इसकी मतलब 80। इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, m L की पावर 3 T की पावर -3 और L की पावर या A की पावर -1, ये इसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन या विमा, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, यही बताया गया, इसकी डायमेंशन ये होती है, हो चुका है। आगे देखिए, नोट अगर देख लें तो नोट क्या देखेंगे, यदि किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। मतलब यदि किसी पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स भीतर की ओर जाए तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है।
यदि कुल विद्युत फ्लक्स सतह से बाहर जा रहा हो तो धनात्मक होता है। मतलब अगर सतह के अंदर, कहाँ पे, सतह के अंदर होगा विद्युत फ्लक्स, सतह के अंदर, ओके, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक आएगा। यदि सतह के बाहर होगा तो कैसा होगा, धनात्मक आएगा, राइट। तो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।